हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम छोटे-छोटे टॉपिक हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो छोटा टॉपिक है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1960। 1905 से लेके 1907 के बीच जो है उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच जो है इनका मतभेद हुआ। उग्रवादी स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल से बाहर संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। सूरत में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, किंतु नरमपंथियों ने तिलक को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने से रोकने के लिए फिरोज शाह मेहता से अधिवेशन का स्थल बदलवाकर कहाँ करवाया? सूरत करवाया। सूरत उस समय बंबई प्रांत में ही था तथा नागपुर जो है मध्य प्रांत में था। मेजबान होने के नाते तिलक जो है अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, अतः गरम पल दल के नेता लाला लाजपत राय का नाम जो है अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया। गरम दल के नेता को तिलक तो लाला लाजपत राय को एवं बिपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सूरत अधिवेशन जो है कांग्रेस का 23वां था। याद रखिए 23वां अधिवेशन था सूरत वाला। पहले नागपुर में होना था लेकिन वहां ना होके फिर सूरत में होता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी लाला लाजपत राय को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। अंत में रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 में पास किए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन की व्याख्या को लेकर विवाद हो गया। अरविंदो घोष के नेतृत्व में अधिकतर उग्रपंथी यह मानते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी तथा वे नरमपंथियों के पीछा छुड़वाना चाहते थे। नरमपंथी सरकार से सीधा झगड़ा नहीं लेना चाहती थी। सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्थानीय स्वागत समिति द्वारा हुआ। 16 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत अधिवेशन में दोनों पक्षों के बीच खुला संघर्ष हुआ और विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में फेंके गए जूते सुरेंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को लगे। सूरत विभाजन का नेतृत्व जो है तिलक ने किया। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड माले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी क्या है, जीत है। एनी बेसेंट ने इसे कांग्रेस इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया है। 1908 में तिलक को केसरी में छपे लेख के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा के लिए बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। तिलक की सजा के खिलाफ बंबई में कपड़ा मिल के मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही तिलक ने गीता रहस्य नामक जो है उसकी रचना की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गीता रहस्य के लेखक जो हैं वो कौन है, ऐसे भी पूछते हैं। वो गीता रहस्य कहाँ पर लिखी गई थी? तो मांडले जेल में। तिलक को सजा न्यायाधीश स्ट्रेची ने सुनाई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक की सजा के खिलाफ मैक्स मूलर ने दया की याचिका की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है। 6 वर्ष की सजा सुनाए जाने पर जो है तिलक ने कहा शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र होने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी यानी शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अरविंदो घोष सन्यासी बनकर पांडिचेरी चले गए। सूरत अधिवेशन में कुंवर जी मेहता, कल्याण जी मेहता ने भाग लिया और इन दोनों ने पाटीदार युवक मंडल की स्थापना की थी। अब बात करते हैं हम मुस्लिम लीग की स्थापना, वो जो कि हुई थी 1906 में। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है 36 लोग इसमें शामिल थे। आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाके मिला। शिष्टमंडल के प्रतिवेदन का प्रारूप आर्च बोल्ट ने तैयार किया था। लीग के गठन में अलीगढ़ कॉलेज प्राचार्य आर्च बोल्ट और वायसराय के निजी सचिव डनलप स्मिथ की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। मौलाना
मोहम्मद अली ने शिमला शिष्टमंडल को ब्रिटिश सरकार द्वारा आदेशित या फरमाइशी प्रदर्शन कहा है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो डेट याद रखना है, 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की, वो भी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। बकार उल मुल्क और आगा खां भी लोग के सह संस्थापक थे। नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। बकार उल मुल्क जो है मुश्ताक हुसैन इसके प्रथम अध्यक्ष थे और 1908 में आगा खां और इसके स्थायी अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, उपरोक्त दोनों उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना जहां तक संभव हो मुसलमानों व दूसरी जातियों के बीच मित्रता के भाव उत्पन्न करना। 1907 में कराची में लीग के प्रथम अधिवेशन में लीग का संविधान बनाया गया। लीग के संविधान द ग्रीन बुक का प्रारूप जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बनाया। 1908 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। मुस्लिम लीग के 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार किया गया। शिमला में शिष्टमंडल ने जब 1 अक्टूबर 1906 के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, तब मुस्लिम लीग स्थापना नहीं हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का पुनर्गठन 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से किया। जिन्ना ने 1913 में ही लीग की सदस्यता ग्रहण की। लीग ने 1913 में स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था एवं प्रारंभ में अलीगढ़ में था। लंदन मुस्लिम लीग की शाखा अमीर अली ने स्थापित की थी। मार्ले मिंटो सुधार देखते हैं तो 1909 का सुधारों का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना व राष्ट्रवाद का दमन करना था। 1909 के सुधारों का लक्ष्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं था। मार्ले ने स्वयं कहा था कि यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ। मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, जिसमें भारत में सांप्रदायिकता और भावी विभाजन के बीच बो दिए गए। मार्ले मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य जो है भारत में एक समुदाय के विरुद्ध जो है दूसरे को लड़ाना था। मार्ले ने वायसराय मिंटो, उस समय मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो जो है वो वायसराय थे। तो निर्वाचन के बारे में लिखा कि हम नाग दांत के बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। अब बात करते हैं दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। यहाँ पर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे, इसके उपलक्ष्य में भी हुआ था। तो याद रखिए यह टीजीटी पीजीटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। इसके जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी। 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया व असम को भी 1874 की स्थिति में लाया गया। असम ने सिलहट भी शामिल कर लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की समस्त राजनीतिक पार्टियों ने ब्रिटेन का साथ दिया। उदारवादियों ने इस आशा में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया कि उसके सहयोग के बदले उनकी
स्वशासन की मांग को पूरा किया जाएगा। तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दौरान सरकार की सहायता के लिए धन तथा सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए गांवों का दौरा किया। गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार से मोह भंग हो गया तथा लीग कांग्रेस के नजदीक आने लगी। कामागाटा प्रकरण यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट ने 1-2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं जो कि 1914 में होता है। आगे देखते हैं। कामागाटा प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के विवाद में हुआ था। कनाडा से ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। उन मतलब यहाँ से सीधे ना आके कहीं-कहीं से जो लोग बैठ गए हैं उस पर उसके लिए रोक थी। बल्कि कनाडा से सीधे भारतीय अगर यहाँ कनाडा ने भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। उन दिनों भारत से सीधे कनाडा जाने वाला कोई मार्ग था ही नहीं। नवंबर 1931 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 1935 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। इस फैसले से उत्साहित होकर गुरदीप सिंह नामक भारतीय मूल का सिंगापुर का व्यापारी कामागाटा मारू यानी गुरु नानक जहाज नामक जापानी जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 तो नाम याद रखना है। एक तो गुरदीप सिंह का नाम याद रखना है, सिंगापुर का व्यापारी था और ये कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था जिसका अर्थ होता है गुरु नानक जहाज। इसमें 376 यात्री थे। 376 कितने 376 इसमें अधिकतर भारतीय थे और वैंकूवर ले गया। कनाडा सरकार ने यात्रियों को नीचे नहीं उतरने दिया व उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समय तक कनाडा सरकार ने कानून की उन खामियों को दूर कर लिया जिनकी वजह से नवंबर 1913 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीयों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। यात्रियों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए वैंकूवर में बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक और हुसैन रहीम की अध्यक्षता में शोर कमेटी का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र तथा सोहन सिंह भकना ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद अंग्रेजों ने जहाज को कलकत्ता आने का आदेश दिया। 29 सितंबर 1914 को जहाज के कलकत्ता पहुंचने पर बजबज डॉकयार्ड में पुलिस में संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और गुरदीप सिंह भूमिगत हो गए। बाद में 1922 में गांधी जी के कहने पर गुरदीप सिंह ने आत्मसमर्पण किया। उन्हें 5 वर्ष की सजा दी गई। आगे देखते हैं लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट में क्या था? जो सूरत विभाजन हुआ था वो इसमें सब लोग मान जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। तो ये 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। लखनऊ अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे पहले 1907 में सूरत अधिवेशन से निष्कासित उग्रपंथियों को कांग्रेस में क्या कर लिया गया? सम्मिलित कर लिया गया। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता होता है। जिन्ना ने पहली बार 1913 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया। इसी वर्ष 1913 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी जिन्ना ने भाग लिया। मुस्लिम लीग के 1913 के लखनऊ अधिवेशन में ही लीग ने स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया व कांग्रेस के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले मुस्लिम लीग ने 1912 में कलकत्ता अधिवेशन में यह तय किया कि वह भारत में स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य दल का इस शर्त पर सहयोग कर सकती है कि वह दल मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात न करें। 3 वर्ष बाद लखनऊ में कांग्रेस लीग योजना और लखनऊ पैक्ट स्वीकार किया गया, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था।
जो कि फिर बाद में बहुत बड़ी भूल सिद्ध होती है। आगे चलकर ये प्रावधान जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर सिद्ध हुआ। बदले में लीग ने कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता कराने तिलक एवं जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तिलक और जिन्ना के प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने तो इसका विरोध किया था। लखनऊ समझौता में 19 सूत्री विज्ञापन जारी किया, जो इस प्रकार है: भारत का अविलंब स्वशासन प्रदान किया जाए, प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार व उसमें निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के आधे से ज्यादा कौन होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। लखनऊ समझौते में मुस्लिम नेताओं ने कुछ प्रांतों में अति प्रतिनिधित्व के बदले अधिसंख्यक क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। कांग्रेस और लीग की यह निकटता 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों तथा नरमपंथियों को एक करने में तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उदारवादी नेताओं ने फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में मृत्यु से भी दोनों दलों की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही नेता उग्र राष्ट्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। जहां लखनऊ में इस समय होम रूल आंदोलन के दोनों समूहों का भी संयुक्त अधिवेशन हुआ और लीग एवं कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इससे पहले 1915 में बंबई में लीग एवं कांग्रेस का साथ अधिवेशन हुआ था। तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में ही अपना ये प्रसिद्ध नारा दिया: स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में सुझाव दिया था कि दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए कांग्रेस के अंदर कार्यकारिणी कमेटी बनाया जाए। बाद में 1920 में नागपुर सम्मेलन में 15 सदस्यीय कार्यकारिणी कमेटी बनाई गई। होम रूल आंदोलन की बात करते हैं। होम रूल आंदोलन ने स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाया। जून 1914 में 6 वर्ष के कारावास के बाद मांडले से भारत आए तथा एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई। इसकी प्रेरणा जो है आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली। आयरिश आंदोलन के प्रणेता रेडमंड थे रेडमंड थे। होम रूल लीग बनाकर सरकार पर राजस्व के लिए दबाव डाला गया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया होम रूल का जो मुख्य पद था और कॉमनवेल नामक जो है अखबार निकाले। कॉमनवेल अखबार में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की व्याख्या की थी। वे होम रूल द्वारा सभी वर्गों को संगठित करना चाहती थी। एनी बेसेंट ने मैडम ब्लावत्स्की द्वारा प्रकाशित पत्रिका लूसीफेर जो है का 1889 से लेकर 1891 तक संपादन किया। सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन के बारे में लेख 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ पत्रिका में छपा। साप्ताहिक समाचार पत्र यंग इंडिया होम रूल लीग से संबंधित था। एनी बेसेंट ने माना कि हिंदू प्रणाली पश्चिम सभ्यता से बढ़कर है। तिलक का होम रूल देखते हैं तो तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल आंदोलन की स्थापना की। तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बेपिस्टा और एन.सी. केलकर एवं उनके सचिव बने। 1915 में जोसेफ बेपिस्टा के सुझाव पर ही अप्रैल 1916 में बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तिलक को होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य की पदवी मिली। जे.एस. खापड़े, बी.एस. मंजू, आर.पी. करंदीकर तिलक की होम रूल सदस्य थे। तिलक के होम रूल का कार्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार इन क्षेत्रों तथा शेष जो है भारत एनी बेसिन के कार्य क्षेत्र था। तिलक की लीग जो है 6 शाखाओं में विभाजित थी: कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार। बाकी में एनी बेसेंट थी। मद्रास साइड जो है वो एनी बेसेंट
ने काम किया था इसमें। होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएँ मद्रास में थी, लेकिन ये बम्बई, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्वाधिक सक्रिय थी। तिलक के स्वराज की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा से जोड़ा। तिलक ने छुआछूत और जाति प्रथा का भी विरोध किया। 1916 में सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों के दल ने हाई कोर्ट में तिलक का मुकदमा लड़ा था। एनी बेसेंट का होम रूल देखते हैं तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को 200 से अधिक शाखाएं थी। 1917 में लीग के सदस्यों की संख्या 7,000 थी। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी जैसे नेताओं ने भी एनी बेसेंट की लीग के सदस्य बने। मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना तथा लाला लाजपत राय ने भी एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता की क्या की थी, ग्रहण की थी। जॉर्ज ऑरेंडेल एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव थे और मजदूर नेता बीपी बाडिया कोषाध्यक्ष थे और सीपी रामास्वामी अय्यर महासचिव थे। एनी बेसेंट के होम रूल का स्वरूप जो है अखिल भारतीय था। एनी बेसेंट के जिड्डू कृष्णमूर्ति को अपना धर्मपुत्र बनाया था। कृष्णमूर्ति ने फ्रीडम फ्रॉम द नोन नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम फ्रॉम द नोन जो है उन्होंने पुस्तक लिखी थी कृष्णमूर्ति ने, जिड्डू कृष्णमूर्ति ने, और ये धर्मपुत्र बनाया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने 1911 में बनारस में द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन बनाया। जे कृष्णमूर्ति को इसका प्रमुख बनाया था, किंतु कृष्णमूर्ति ने 1927 में ये संगठन ये कहते हुए भंग कर दिया कि सत्य का प्रचार नहीं हो सकता, सत्य जिया जाता है। कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने बुद्ध के 5वें और भावी अवतार मैत्रेय के रूप में घोषित किया था। एनी बेसेंट ने कृष्णमूर्ति को बुद्ध के 5वें और भावी अवतार मैत्रेय के रूप में घोषित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने होम रूल के पक्ष में भाषण दिया व पर्चा छपवाए। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में दोनों होम रूल लीगों की संयुक्त बैठक होती है। जून 1917 मद्रास सरकार ने होम रूल के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर एनी बेसेंट, बीपी बाडिया और जॉर्ज अरुणडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट को ऊट कमंड में नजरबंद रखा गया। एस अ, सर सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने इस गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। वे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है जिनको पहले नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। अभी तक होम रूल से अलग रहे उदारवादी नेताओं जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्ना व मदन मोहन मालवीय ने भी समर्थन प्रकट करने के लिए एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में जो है होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की। सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया तथा तिलक के सुझाव पर एनी बेसेंट ने दिसंबर 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट ने कहा, भारत अब अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है, ये किसने कहा है? एनी बेसेंट ने। जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद एनी बेसेंट सरकार व सुधारों की समर्थक बन गई और तिलक इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले गए, जिससे होम रूल आंदोलन क्या हो गया? नेतृत्व विहीन हो गया। शिरोल ने तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा है। 1918 में दोनों होम रूलों को मिलाया गया और होम रूल आंदोलन की उपलब्धि ये रही कि उसने उत्साही राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी तैयार की जो आने वाले वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार बने। इसने गांवों और शहरों में संपर्क
बनाया तथा स्वशासन की मांग को प्रसिद्ध करके देश में राष्ट्रीयता का माहौल बनाया। फिर भी एंग्लो इंडियंस, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां होम रूल आंदोलन से दूर रही, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल द्वारा हिंदुओं, मुख्यतः उच्च जातियों का शासन स्थापित होगा। 5 मई 1917 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें भारत सरकार के कार्यों की आलोचना की गई तथा प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया, इराक में भारतीय सेना की पराजय के लिए भारत सचिव चेम्बरलेन के नियंत्रण वाली भारत सरकार को जिम्मेदार माना गया, अतः चेम्बरलेन को इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी जगह मोंटेस्क्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं। अब मोंटेग्यू घोषणा देख लेते हैं 1917 की। 1917 में कांग्रेस व लीग द्वारा भारत में सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की गई, अतः भारत को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मोंटेग्यू 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न अंग के रूप में भारत के उत्तरदायी सरकार का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में आधिकारिक रूप से संबद्ध किया जाए और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। दूसरे शब्दों में ये भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने की घोषणा थी। मोंटेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के आधार पर सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम 1919 पारित किया। तिलक ने 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद, निराशाजनक तथा बिना सूरज के सवेरा बताया है। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी इनको अपर्याप्त बताया गया है। 1917 की मोंटेग्यू घोषणा व जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद अब इन सुधारों को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया व 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेता अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया। तेज बहादुर सप्रू, B.S. श्रीनिवास शास्त्री भी लिबरल फेडरेशन में थे। इस प्रकार 1918 में मुंबई में कांग्रेस में दूसरा अधिवेशन हुआ। अब यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात थी प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। द्वैत शासन के दोषों के बारे में यहाँ पे विस्तृत वर्णन जो है भारत का संवैधानिक विकास में हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक नोट दिया है। आगे देखते हैं द्वैत शासन के दोषों के बारे में। मद्रास के मंत्री के.वी. रेड्डी ने कहा, मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन कृषि विभाग नहीं था। कांग्रेस के अंदर ही शक्तिशाली प्रभाव गुट के रूप में कार्य करने के लिए मदन मोहन मालवीय MSNE ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में अधिनियम को भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल कहा है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट छोटी छोटी घटनाएं थी और क्रम में भी पूछी जाती हैं, इसलिए इसको एक जगह ही यहाँ पर जो है कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत